हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डे 58 पर आ गए और हम 100 डेज ऑफ जेई एडवांस की सीरीज देख रहे थे। कॉम्प्रिहेंशंस पर हम आ गए थे और आज भी हम अलजेब्रा की कुछ अच्छी कॉम्प्रिहेंशंस प्रैक्टिस करेंगे। तो 4 कॉम्प्रिहेंशंस है हमारे पास। सबसे फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पर आ जाते हैं। इसके अंदर डिटर्मिनेंट्स का और फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स ये सारे के सारे अपने पास यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। सबकी डिग्री 5 से ज्यादा है और डेल्टा एक्स इस डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पूछ रहे हैं कि एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स अगर इवन फंक्शंस है तो डेल्टा एक्स विल नॉट गिव रिमाइंडर जीरो व्हेन डिवाइडेड बाय, इनमें से किसके साथ रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो आंसर नन ऑफ दीज है, सबके साथ रिमाइंडर जीरो आएगा। सब इसको डिवाइड करेंगे, मतलब x इंटू एक्स प्लस अल्फा से भी डिविजिबल होगा, x प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा से भी डिविजिबल होगा और x इंटू एक्स प्लस अल्फा के स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा। तो जैसे फर्स्ट वाला प्रूव करना है तो इसका मतलब जीरो भी इसका रूट है और माइनस अल्फा भी इसका रूट है। तो जीरो रखने पर भी आंसर जीरो आना चाहिए और माइनस अल्फा पर भी जीरो आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे जीरो रखोगे, डेल्टा जीरो, तो आपका जो फर्स्ट रो बनेगा जीरो रखने पे ये बन जाएगा एफ डैश अल्फा, जी डैश अल्फा, एच डैश अल्फा। और थर्ड रो आपका अभी भी वही रहेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना। एफ डैश अल्फा, जी डैश अल्फा, एच डैश अल्फा, दो रो सेम है तो डिटर्मिनेंट जीरो आता है। तो मतलब एक्स से ये डिविजिबल है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मान लो x माइनस अल्फा है तो उसके लिए आप अल्फा रखोगे। तो अगर आप इसमें अल्फा रखते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास अल्फा एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डैश ऑफ अल्फा। अब जैसे सेम ऐसा जी में भी बनेगा, सेम एच में भी बनेगा। अब सेकंड वाले को देखें अगर आप, तो ये माइनस का टू एफ ऑफ अल्फा थ्री एफ डैश ऑफ अल्फा है। और अगर अपन लास्ट वाले को देखेंगे तो ये आपका एफ डैश ऑफ अल्फा है, इस तरह से। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे एफ डैश अल्फा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये चला जाएगा। थ्री टाइम्स एफ डैश अल्फा इसमें से कर देंगे तो ये भी चला जाएगा। सेम चीज आपके पास जी में भी होगी तो जी में भी यही बचेगा, है ना। और जी में नीचे जी डैश अल्फा है। सेम चीज आप एच में करेंगे तो वहां पर भी आपके पास ये जीरो हो जाएगा। तो आपके पास एच में भी यही बचेगा। अब अगर दो रोज प्रोपोर्शनल होती तब भी डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो इन दोनों रोज में हर एक का रेशियो माइनस अल्फा बाई टू है। तो माइनस अल्फा पे भी डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा। और ये इवन फंक्शन है तो आप यहाँ पर अल्फा की जगह माइनस अल्फा रखेंगे तब भी एफ ऑफ माइनस अल्फा या जी ऑफ माइनस अल्फा या एच ऑफ माइनस अल्फा सेम रहेगा। तो एक्स प्लस अल्फा से भी ये अपना डिविजिबल हो जाएगा इस केस के अंदर। अब एक्स माइनस अल्फा से डिविजिबल है। अगर हमें x माइनस अल्फा के स्क्वायर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मतलब x माइनस अल्फा इसका रिपीटेड रूट है। मतलब ना सिर्फ ये बल्कि इसका डिफरेंशिएशन भी जो है ये अल्फा से डिविजिबल होगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड थर्ड रो में तो कुछ आएगा नहीं, है ना। फर्स्ट रो का अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। ऐसे ही जी में, ऐसे ही एच में। तो यहाँ भी अगर आप अल्फा रख देंगे तो आपके पास अल्फा प्लस एफ डैश अल्फा आएगा। लास्ट वाले में आपके पास एफ डैश अल्फा है। सेकंड वाले में माइनस टू एफ अल्फा प्लस थ्री एफ डैश अल्फा है। फिर से आप वही करेंगे, जैसे थ्री टाइम्स हटाएंगे एफ डैश अल्फा चला जाएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करके हटाएंगे अल्फा एफ डैश अल्फा चला जाएगा। तो फिर से फर्स्ट सेकंड रोज प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करने के लिए यहाँ पर इन टोटल चार चीजें करनी है। पहले एफ ऑफ जीरो को जीरो प्रूव करना है, फिर एफ ऑफ अल्फा को जीरो प्रूव करोगे, आप एफ ऑफ अल्फा को प्रूव करोगे तो एक्स माइनस अल्फा से डिविजिबल हो जाएगा। और एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर है या अगर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर है तो ना सिर्फ डेल्टा ऑफ अल्फा या डेल्टा ऑफ माइनस अल्फा जीरो करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो प्रूव करना है। इसके लिए आपको पूरा डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, आप रूट्स को पुट करके प्रॉपर्टीज से डेल्टा को जीरो कर सकते हैं। थर्ड वाले के अंदर अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू वन दे रखी है और डेल्टा एक्स किससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या रहे पूछा, तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर माइनस वन से। तो अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर लीनियर आता है अपने पास, है ना। तो मान लो कि ए एक्स प्लस बी ये रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर प्लस क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, क्वोशिएंट हमें पता नहीं, ये डिविडेंड के बराबर आता है जिसको डेल्टा ऑफ एक्स बोलते थे। तो इसके केस के अंदर हम कैसे निकालें ए और बी, तो इसमें दो इक्वेशन बना लेते हैं। एक बार एक्स को वन रख देंगे तो डेल्टा वन आ जाएगा ए प्लस बी, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। एक बार माइनस वन रख दो तो डेल्टा ऑफ माइनस वन आ जाएगा माइनस ए प्लस बी। तो अब आप डेल्टा वन और डेल्टा माइनस वन कैसे निकालोगे, आप यहाँ पर इसके केस के अंदर एफ एक्स की जगह एफ एक्स पॉलिनोमियल रख दोगे, जी एक्स की जगह जी एक्स पॉलिनोमियल, एच एक्स की जगह एच एक्स पॉलिनोमियल, है ना। आप यहाँ पर एफ डैश एक्स भी निकाल सकते हैं। जैसे एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है फाइव एक्स की पावर फोर प्लस एट एक्स क्यूब। जी डैश एक्स अगर आप यहाँ निकालेंगे तो ये आ जाएगा सेवन एक्स की पावर सिक्स माइनस एट एक्स की पावर सेवन। एच डैश एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स की पावर एट। तो अब आप ये करने के बाद अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसके केस के अंदर
अल्फा जो है वो मतलब ए ही था अपना, तो ये अल्फा जो है ये अपना 1 है, तो यहाँ पे सब जगह अपन क्या कर देंगे, जहां जहां भी अल्फा है वहां वहां पे 1 रख देंगे, तो सब जगह अपने पास क्या आ जाएगा 1। तो इन सब की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमें जी एक्स, जी डैश एक्स, एच एक्स, एच डैश एक्स ये सब हमें पता है। तो जैसे ये बन गया। अब जैसे डेल्टा 1 है तो डेल्टा 1 के अंदर क्या आएगा, 1 इंटू एफ वन। तो आप F1 के अंदर 1 पुट कर दोगे तो ये जैसे 13 आ जाएगा, है ना। प्लस में F डैश 1, तो सॉरी F1 के अंदर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और F डैश 1 में करेंगे तो आ जाएगा 13। तो 3 प्लस 13 आप कैलकुलेट कर सकते हो, 16 आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे लोगे 1 इंटू जी वन प्लस जी डैश 1, तो जी वन आएगा 0, जी डैश 1 आएगा माइनस। ऐसे ही 1 इंटू एच वन, तो H1 करोगे तो वो 1 आ जाएगा, और H डैश 1 आई थिंक 0 आ जाएगा। ऐसे ही अब आप ये क्या कर सकते हो, -2 F1 प्लस 3 F डैश 1 ये पूरा यहाँ करके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो a प्लस बी की एक वैल्यू आ जाएगी, फिर -1 रखोगे तो माइनस ए प्लस बी भी आ जाएगा। तो बिना पूरा डिटर्मिनेंट निकाले अपन डायरेक्टली ए बी निकाल सकते हैं, और वहां से क्या आंसर आएगा वो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। अच्छा, ये पैसेज रिपीट हो गया। सेकंड पैसेज के अंदर एक क्वेश्चन मिसिंग है, तो वो वाला क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आपके लिए ऐड कर देता हूँ। तो 344th क्वेश्चन में आपको ट्रेस निकालनी है n की पावर 12 की, ऐसा। तो यहाँ पर एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ n चाहिए और n की पावर 12 की ट्रेस चाहिए। तो अब Q कोई मैट्रिक्स है सच दैट पी क्यू पी ट्रांसपोज बराबर n आ रहा है। अब n जो है इसके केस में स्मॉल n, डिटर्मिनेंट ऑफ p माइनस एन आई जीरो करने पर ये तीन रूट्स है n1 n2 n3, ये वाली बात है। और n जो है कैपिटल N, ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर इधर n1 n2 n3 होंगे, बाकी सब जगह जीरो आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ n जो आएगा आपका ये आएगा n1 n2 n3। तो एडजॉइंट ऑफ n जो होगा ये हो जाएगा n1 n2 n3 का होल स्क्वायर। अब n1 n2 n3 क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, केले हैमिल्टोनियन थ्योरम, जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई को अगर अपन यहाँ पे जीरो कर देते हैं तो यहाँ से जो इक्वेशन आती है आपकी मैट्रिक्स, इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर भी वही है, p माइनस एन आई अगर आप करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, 1 माइनस एन आएगा। बाकी जो भी आपकी इक्वेशन आएगी एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो ये आप डायरेक्टली देख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको डिटर्मिनेंट देता है, ये प्रॉपर्टी होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट देता है, जो इस केस में n1 n2 n3 का प्रोडक्ट है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ p हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ p आप निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ p की जो भी आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी, आई थिंक -3 आ रही है, वो n1 n2 n3 हो जाएगा। अब आपको एडजॉइंट चाहिए यानी उसका स्क्वायर चाहिए, तो वहां से आपके पास आंसर 9 के बराबर आ जाएगा। सेकेंड चीज के अंदर आपको यहाँ पर चाहिए ट्रेस ऑफ n की पावर 12। तो आपको n की पावर 12 की ट्रेस चाहिए, उसमें आपको पैटर्न मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर n की बात कर रहे हैं तो n है पी क्यू पी ट्रांसपोज, ऐसा। तो कोई तो मैट्रिक्स बोल रहा है कि कोई तो मैट्रिक्स क्यू है सच दैट पी क्यू पी ट्रांसपोज बराबर n। तो इन्होंने पैसेज में दो ही सवाल पूछे थे, उसमें क्यू कहीं पर भी हमारे पास काम नहीं आया, तो ये आई थिंक हो सकता है एक क्वेश्चन और हो जो उन्होंने पैसेज में नहीं दिया है। आपको फिलहाल क्या करना है, n की पावर 12 के लिए कैलकुलेट करनी है कि क्या आपके पास इसकी ट्रेस होगी, ये आपको यहाँ पर इसके केस के अंदर पता करना है। तो अगर यहाँ पर अपन देखें तो ये n तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, n1 n2 n3। और अच्छा सॉरी, ये p की पावर 12 की ट्रेस निकालनी थी, तो p की पावर 12 में तो इन सब की जरूरत नहीं। तो p की पावर 12 के लिए अपन पैटर्न बनाएंगे। जैसे अभी अगर p का ट्रेस निकाल रहे हो तो ट्रेस ऑफ p आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1। ट्रेस ऑफ p स्क्वायर के लिए आप p स्क्वायर निकालेंगे तो 1 2 0 2 1 0 0 0 1, इसको आपने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 0 2 1 0 0 0 1। ट्रेस के लिए डायगोनल एलिमेंट चाहिए, तो मैं बस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल। तो बट ठीक है, पी क्यूब चाहिएगा तो पूरा ही कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 4 4 5 0 0 1 0 0। तो यहाँ पर आपके पास ट्रेस जो आ रही है पी स्क्वायर की, है ना, ये आ रही है 5 प्लस 5 प्लस 1 11 के बराबर आ रही है। इसी तरह दो तीन टर्म और निकालने पड़ेंगे। ट्रेस ऑफ पी क्यूब के केस में आप इसको वापस इसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा। तो 0 0 1 वाला पार्ट तो चेंज नहीं होगा। 5 इंटू 1 और 4 इंटू 2 ये आ जाएगा 13 के बराबर आपके पास, इधर भी 13 इधर भी 13। और बाकी अगर 5 4 को करेंगे अपन 2 1 से, तो 5 2 ज़ा 10 और 4 1 ज़ा 14, तो 14 14 ऐसा कुछ आ रहा है शायद। तो अब यहाँ पर जब ट्रेस निकालेंगे तो यहाँ से आपके पास ट्रेस आ जाएगी इस तरह से। एक ट्रेस आप और निकाल सकते हैं चाहे तो p की पावर 4, तो उसमें आप 5 4 0 को वापस उसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 5 0 0 0 1 को खुद से ही वापस दोबारा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा।
तो जब आप p की पावर 4 निकालेंगे तो तब भी अपन देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 25 और 16, तो आई थिंक ये आ रहा है अपने पास 41 के बराबर आ जाएगा। फिर 20 और 20 40, और इधर भी आपके पास आ जाएगा 40 41। तो यहाँ से जब ट्रेस निकालेंगे तो इधर भी जैसे 82 आ जाएगा, और एक शायद आई थिंक 1 भी अलग से, तो 83 आ जाएगा। तो 83 जो है ये इसकी ट्रेस हो जाएगी। तो यहाँ से आप पैटर्न देख सकते हैं कि पहले 3 आया है, फिर 11 आया है, फिर 27 आया है ना, फिर आपके पास इसके केस के अंदर 83 आ रहा था शायद, ऐसा। तो अब ऐसे आप एक दो टर्म निकाल के फिर जैसे आप जनरल टर्म निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन जनरल टर्म के हिसाब से देख लेंगे कि क्या हमारे पास इसके केस में जनरल टर्म आ रहा है। तो क्यू का हालांकि इस केस के अंदर हमारे पास यूज नहीं आया। अच्छा ये पी की पावर 22। तो यहाँ से आप इसकी ट्रेस निकालेंगे और फिर आप कमेंट में बता सकते हैं क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार वापस कर लेना, ऑप्शन से हिंट मिल जाएगा कि 3 की पावर समथिंग प्लस कुछ माइनस कुछ होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने पास अच्छा सवाल है। तो Z1 Z2 Z3 तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो तीनों का जो मॉड है, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, ये तीनों का मॉड √3 के बराबर है। अगर अपन स्क्वायरिंग कर दें तो मॉड Z1 स्क्वायर यानी Z1 Z1 बार, Z2 Z2 बार और Z3 Z3 बार, इन तीनों की वैल्यू √3 के बराबर, √3 का स्क्वायर यानी 3 के बराबर आ जाएगी। अब बोल रहा है इसका कोई तो मॉड है जिसकी वैल्यू यूनिटी के बराबर आ रही है, मतलब इसका जो रूट होगा Z वो उसका मॉड 1 है यानी Z बार 1 है। तो अपन अगर Z इसमें रखें तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कि इस इक्वेशन को Z1 Z स्क्वायर प्लस Z2 Z प्लस Z3 ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अब अपन दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये बन जाएगा Z1 बार Z बार का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा Z2 बार Z1 बार प्लस Z3 का बार। अब सबको अपन कॉन्जुगेट में चेंज कर देंगे, जैसे Z1 बार को आप लिख सकते हो √3, क्योंकि यहाँ पे Z1 बार ये रहा, ये आ जाएगा 3/Z1 के बराबर, तो ये 3/Z1 हो जाएगा। Z बार सिंपली 1/Z हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/Z1 Z। फिर आपके पास और स्क्वायर भी लगा, फिर आपके पास आ जाएगा इसके केस में 3/Z2 Z, ऐसा, यहाँ 1 नहीं था सॉरी, और लास्ट में Z3 बार आ जाएगा आपके पास 3/Z3। अब 3 कट कर देंगे और आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसके केस में एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा Z1 Z2 Z स्क्वायर प्लस में आ जाएगा Z1 Z3 Z प्लस में Z1 Z2 बराबर आ जाएगा 0। अब इसका भी जो रूट आएगा, इसका भी रूट Z है, इसका भी रूट Z आ रहा है अपने पास, तो अपन रेशियोज कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो जैसे Z स्क्वायर के साथ यहाँ जो रेशियो आ रहा है या यहाँ जो रेशियो आ रहा है, इन सबको अपन डिवाइड करके यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। वहां से अपन वैल्यू की बात कर सकते हैं कि हमारे पास इसके केस के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। जैसे कांस्टेंट टर्म्स का यहाँ पे रेशियो आ रहा है अपने पास Z1 Z2 अपॉन Z3, इधर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे Z1 Z3 अपॉन Z2, ऐसा। तो इस तरह से कुछ रेशियोज आ जाएंगे। एक सेकंड, कैलकुलेशन अपन ने सही करी क्या, एक बार देख लेते हैं। तो अपन ने यहाँ कॉन्जुगेट लिया था तो 1/Z1 3/Z1 आ गया था Z स्क्वायर, फिर इधर आ गया था अपने पास 3/Z2 इंटू Z प्लस में 3/Z3, तो हमारे पास बना था Z2 Z3, और यहाँ पर अच्छा यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी, यहाँ Z2 Z3 आए। तो एलसीएम थोड़ा सा ढंग से लेंगे तो Z2 Z3 कांस्टेंट में आ जाएगा, Z1 Z3 Z आ जाएगा, Z1 Z2 Z स्क्वायर आ जाएगा। तो अब अगर अपन रेशियो लें तो Z1 तो यहाँ Z2 Z3 अपॉन इधर Z3 आ जाएगा, ऐसा, और इधर Z1 Z3 अपॉन Z2 आ जाएगा। तो ये चला जाएगा तो Z2 स्क्वायर Z1 Z3 आ जाएगा, मतलब Z1 Z2 Z3 जीपी में हो गए। अब मॉड Z1 को मॉड ZP के बराबर बोल रहे हैं, है ना। मॉड Z1 जो भी अपने पास आ रहा है ये मॉड ZP, मतलब ये भी √3 के बराबर हो गए। और इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल पर अगर ट्राइंगल ABC है तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 सरकम सेंटर और सेंट्रोइड बराबर होते हैं। सरकम सेंटर ओरिजिन है, मतलब Z1 Z2 Z3 का सम 0 हो जाएगा। तो अब इसको खोल देते हैं अपन, ZP माइनस Z1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर मॉड Z3 स्क्वायर, ZP स्क्वायर 3 बार आएगा, 3 टाइम्स मॉड ZP स्क्वायर। इसके अलावा आप ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ZP के साथ आएगा Z1 बार Z2 बार Z3 बार, और माइनस ZP बार के साथ आ जाएगा Z1 Z2 Z3। Z1 Z2 Z3 का सम 0 है सरकम सेंटर पे, तो Z1 बार Z2 बार Z3 बार का भी 0, ये दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे। तो मॉड Z1 √3 है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 और 3 टाइम्स 3, तो 9 प्लस 9 18 आ जाएगा। लास्ट वाले केस के अंदर बोल रहे हैं कि इनका हमारे पास कॉमन रूट है, किनका, एक इक्वेशन है Z1 Z स्क्वायर प्लस में हमारे पास है Z2 Z प्लस में हमारे पास है Z3 बराबर 0, और Z2 Z स्क्वायर प्लस Z3 Z प्लस Z1 बराबर 0 का कॉमन रूट है। तो एलिमिनेशन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को आप Z1 से मल्टीप्लाई कर लो
तो z1 प्लस z1 z प्लस z1 0 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को आप z2 से कर लो, तो z2 प्लस z2 और प्लस के अंदर आपके पास z1 अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये पार्ट चला जाएगा और आपके पास एक z भी चला जाएगा, तो आपके पास आएगा z1 माइनस z1 प्लस z2 इंटू z, है ना, एक z चला जाएगा, प्लस में z2 कॉमन लेंगे तो z1 माइनस z3 आ जाएगा शायद ऐसा। तो इसकी वैल्यू 0 आ रही, तो यहाँ से एक z तो अपन को यहाँ से निकाल लेना है, कैलकुलेशन दोबारा करनी है आपको। तो एक z अपने पास यहाँ से आ गया, दूसरा z अपन z² को एलिमिनेट करके बना सकते हैं, मतलब इसके केस के अंदर जो आपके पास इक्वेशन थी इसको z2 से कर दो, इसको z1 से कर दो, तो ये आ जाएगा z2 z1 z² प्लस z2² z प्लस z2 z3 बराबर 0। नीचे वाले को अगर अपन कर देंगे मल्टीप्लाई z1 से, तो z1 z2 z² z1 z3 और साथ में z आ जाएगा, वापस लिख देते हैं z1 z3 z और साथ में z1², इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ से भी आपके पास z की वैल्यू आएगी, दोनों की z की वैल्यूज को अगर आप बराबर करेंगे तो आपको वो सबसे फेवरेट रिलेशन मिल जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो होता है, वो होता है z1² प्लस z2² प्लस z3² बराबर z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करते हैं तो ट्राइंगल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। तो आप ट्राई करें, कॉमन रूट निकाल के करें या एलिमिनेट करके करें, ये रिलेशन आएगा, आते ही इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेक्शन है 11th। तो लास्ट कॉम्प्रिहेंशन पर आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी का अच्छा सवाल है। तो पहले एक गेम खेल रहे हैं जिसके रूल समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है प्लेयर ए प्लेज अ गेम अगेंस्ट अ मशीन। तो हर गेम के अंदर वो क्या करता है, एक रुपी डिपॉजिट करता है स्लॉट में। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली पी है, टेल्स आने की क्यू है, जिसको 1 माइनस पी बोल रहे हैं। तो अगर इसके केस के अंदर हेड्स आता है तो उसको अपना पैसा वापस मिलता है और साथ में एक पैसा, एक रुपी और मिल जाता है। ठीक है, इफ ही फ्लिप्ड कॉइन शोज हेड ही गेट्स बैक द रुपी एंड वन मोर रुपी, अदरवाइज टेल्स आने पर एक रुपी चला जाता है। तो हेड्स आने पर ऐसा समझ लो +1 हो जाता है, जो कॉइन डाला वो तो मिलता है, एक और मिल जाता है, टेल्स आने पे जो डाला वो कॉइन चला जाता है। तो अब आपको ये बोल रखा है कि 11th ट्राई के अंदर, 11th राउंड के अंदर सारे पैसे खत्म हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखो सबसे जल्दी 10th राउंड में पैसे खत्म हो सकते हैं कि सारे के सारे राउंड हार गया तो उसमें 0 हो जाएगा। 11th राउंड में हार नहीं सकता, क्योंकि अगर एक जीतेगा तो आपके पास +1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो हारने के लिए एक और हारना पड़ेगा। तो या तो 10 के 10 लूज कर जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 11 विन कर जाए, एक लूज कर जाए, तो 12th राउंड में हारेगा। तो 11th राउंड में तो खत्म होने के पैसे की प्रोबेबिलिटी 0। या मान लो 2 जीता तो 2 एक्स्ट्रा हारने पड़ेंगे, तो 12 विन 2 लॉस, तो उसमें 14th राउंड में हारेगा, जो कि थर्ड पार्ट में पूछा, 14th राउंड और अर्लियर। तो 10 राउंड के अंदर सारे ही हार जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी q की पावर 10, ये वाला। ठीक है, 14th राउंड या उससे अर्लियर पूछ रहा है, तो या तो 10th राउंड में हार जाए, या 12th में, या 14th में। ऑड नंबर्स पे तो हार नहीं सकता। 12th में हारने के लिए क्या चाहिए कि एक जीतना पड़ेगा। अब एक जो उसे जीतना है वो 11th या 12th नहीं जीतेगा। अगर पहले ही 10 शुरू के ही 10 हार गया तो पैसे बचेंगे ही नहीं 11th खेलने के लिए। तो अगर 12th राउंड में हारना है तो उसमें क्या होगा कि 1 से 10 के अंदर एक जीत जाए और फिर 11th और 12th के अंदर दोनों में हार जाए। तो 10C1 उसके अंदर ये एक जीत गया और बाकी के 12 तक के 11 सारे हार गए। 10C1 p इंटू क्यू की पावर 11, इसको 10p क्यू की पावर 11 भी लिख सकते हैं। तो क्यू की पावर 10 प्लस 10p क्यू की पावर 11, ये 10th राउंड और 12th राउंड में हारने की स्ट्रेटेजी। 14th राउंड में अगर हारना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 जीतने और 2 हारने, पर लगातार 10 हार नहीं सकते। अच्छा, 14th राउंड में हारना है तो 14th पे तो लॉस ही लिखी हुई, पहले 10 के अंदर सारे नहीं हार सकते, है ना। तो जैसे अपन पहले 12 लेते हैं तो अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पहले 12 में से कहीं 2 जगह जीत जाते हैं, क्योंकि अगर आप 13th में भी एक जीत बचा के रखोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी। अगर 12 के अंदर आप 11 हार गए, एक जीत गए, तो 12th भी खत्म हो जाएगा, जो कि पिछले केस में हुआ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो 13 14 पे तो आपके पास लॉस ही लिखी हुई। तो 1 से 12 में 2 कैसे जीत सकते हैं, 12C2 उसमें से भी एक केस जाएगा। 11th और 12th दोनों पे लॉस नहीं आ सकता, दोनों पे विन नहीं आ सकता, वरना 1 से 10 पे ही गेम खत्म हो जाएगा। तो पहले 2 में 2 जीतने पड़ेंगे, तब जाके 14th पे खत्म होगा, और वो भी 11 12 पे विक्ट्री नहीं हो सकती, 10 के अंदर भी आनी चाहिए विक्ट्री। तो एक अनवांटेड केस हट गया, तो ये जो होगा ऐसा हो जाएगा। और 14 राउंड अपन खेल रहे हैं, जिसमें से जीते कितने अपन ने, 2, और हारे कितने अपन ने, 12। तो P2 Q12 ऐसा। तो ये बन गया 65 P2 Q12, तो ये आंसर ए हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ना था।
तो ये प्रोबेबिलिटी का पैसेज अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन का कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट अच्छा है, मैट्रिक्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड था, केले हैमिल्टोनियन थ्योरम आनी चाहिए, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन इसको डिटर्मिनेंट में कैसे यूज करना है ये आना चाहिए। तो आई होप आपको इसके अंदर मजा आया। तो एक दो दिन अपन और कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, फिर इंटीजर टाइप पर आ जाएंगे। नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुराने लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। कमेंट्स में आप उन क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे जो मैंने आपको बताने के लिए कहा है। कोई सजेशन है तो आप लिख सकते हैं। पसंद आया तो लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं कल डे 59 पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।